हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं अपना एक नया अध्याय जिसका नाम है सत्ता। सत्ता का नाम जहन में आते ही एक ऐसे विचार हमारे दिमाग में कौंधते हैं कि क्या होती है सत्ता, कि सत्ता का अर्थ सरकार से है, सत्ता का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से है, या सत्ता का अर्थ किसी आलीशान बिल्डिंग से है, या किसी राजनीतिक दल से है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में एकदम से आने लगती है। तो जैसे उदाहरण देते हैं हम कि सत्ता क्या है, कि जब वर्तमान में केंद्र में भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार होने की वजह से सत्ताधारी दल बीजेपी है, और जो दल प्रतिपक्ष है वो दल है कांग्रेस का, तो वो अभी सत्ता में नहीं है। तो सत्ताधारी दल की बात जैसे ही हमारे जहन में आती है तो सत्ता किसी एक चीज का नाम नहीं है, वरन बहुत सारे शब्द इसमें अपने आप ही समाविष्ट हो जाते हैं और उनका समावेश होकर ही एक सत्ता बनती है। तो वो शब्द क्या क्या हो सकते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कि सत्ता में शक्ति छुपी होती है, कि सत्ता में शक्ति छुपी होती है। सत्ता शक्ति का नाम है, सत्ता प्रभाव या बल का नाम है। एक प्रभाव है कि हम सत्ताधारी दल में हैं तो अपने आप एक प्रभाव पड़ता है। सत्ता में बल है कि आप किसी को फोर्स करके बल उसमें डाल के आप क्या कर सकते हो, उस कार्य को करवा सकते हो, क्योंकि आप सत्ताधारी दल में हैं। लेकिन ये शक्ति, ये प्रभाव, ये दल, बल जो है वो सभी कुछ एक औचित्यपूर्णता पर टिका हुआ है। तो वो सत्ताधारी दल का ही एक प्रभाव होता है। वो सत्ता में होने की वजह से वो औचित्यपूर्ण होना ही चाहिए। यदि हम सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता में अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि देश में उस समय क्या हो कि कहीं बाढ़ आई भी हो, कहीं भूकंप आया हुआ हो, या कोई महामारी फैली हुई है, या फिर कोई युद्ध का संकेत है। तो ऐसे समय में सत्ता का प्रभाव थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सत्ता में अनुकूल परिस्थितियां भी होनी चाहिए। मौजूद होती है तो सत्ता बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम हो जाती है। यदि हम सत्ता को और थोड़ा सा ब्रीफ में देखें तो सत्ता क्या है, आदेश निर्देश देने की एक कला है। कि जब हम किसी को आदेश देते हैं कि आपको ये काम करना है, या हम किसी को निर्देश देते हैं कि ऐसा काम होगा, इस तरीके से होगा, आपको ऐसा करना है, तो वो भी सत्ता ही कहलाती है। लेकिन इन सब में एक अनुशासन होना चाहिए, कि बिना अनुशासन के जीवन अस्थिर नजर आता है या कार्यों में गतिहीन हो जाता है। तो गतिशीलता भी सत्ता का ही एक आयाम है, कि सत्ता में गतिशीलता होती है, एक अनुशासन होता है, आदेश निर्देश होता है। और सत्ता में एक बहुत बड़ी चीज होती है प्रत्यायोजन। तो प्रत्यायोजन का अर्थ होता है कि यदि कोई चीज खराब हो गई है, तो जिस प्रकार से हम बल्ब फ्यूज हो जाता है तो पुराने फ्यूज बल्ब को हटाकर हम उसमें नया बल्ब जोड़ देते हैं, लगा देते हैं। तो पुराने को हटाना, नए को लगाना, यही प्रत्यायोजन कहलाता है। तो सत्ता में ये भी चलता रहता है, प्रत्यायोजन की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इन सभी शब्दों को मिलाकर सत्ता बनती है। तो सत्ता सिर्फ एक शब्द नहीं है, सत्ता इन सारे शब्दों का समावेश है। पुनः दोहराती हूँ, वो कौन कौन से शब्द हैं जो सत्ता को पूर्ण करते हैं। तो वो शब्द है शक्ति, वो शब्द है प्रभाव, बल, औचित्यपूर्णता, अनुकूल परिस्थितियां, आदेश निर्देश, अनुशासन और प्रत्यायोजन। इन सब शब्दों से आपको समझ में आया होगा कि सत्ता क्या है। तो सत्ता को कुछ अलग अलग राजनेताओं ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। हम कुछ परिभाषाओं से सत्ता को समझने का प्रयास करते हैं कि किन किन विचारकों ने
किस रूप में सत्ता को परिभाषित किया है। तो डेविस ने सत्ता को इस रूप में परिभाषित किया है कि सत्ता आदेश देने एवं निर्णय लेने का अधिकार है। सत्ता प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की आत्मा होती है। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार सत्ता के अभाव में राजनीतिक व्यवस्था एवं संगठन भी निष्क्रिय हो जाते हैं। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि सत्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया है। यह उच्च एवं अधीनस्थों में संबंधों को दर्शाती है। तो डेविस और हर्मन साइमन ने दोनों ने क्या समझाया कि सत्ता क्या है? आदेश देने, आदेश निर्देश का एक समन्वित प्रयास है, जिसमें उच्चता और निम्नता का भान होता है, जिसमें उनके संबंधों की भी प्रगाढ़ता दिखाई देती है। और यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो जिस प्रकार शरीर में आत्मा होती है, आत्मा बिना शरीर के कार्य नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बिना निष्क्रिय हो जाता है। तो सत्ता जो होती है, सत्ता शरीर की आत्मा के रूप में कार्यरत होती है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि सत्ता क्या है। इसको और विस्तार से पढ़ते हैं। इसकी राजनीति में इसका अर्थ क्या है और इसकी भूमिका क्या रहती है। सत्ता को प्रशासन में प्रशासकीय कार्यों की कुंजी माना जाता है, जिसका संबंध प्राय शक्ति से है। उच्च एवं प्रखर व्यक्ति ही उस क्षमता के आधार पर निर्णय लेकर सत्ता के अधीनस्थों को भी प्रभावित कर सकता है। सत्ता में शक्ति, प्रभाव व नेतृत्व मूल उपकरण का कार्य करते हैं और नीति निर्माण, अनुशासन व प्रत्यायोजन आदि राष्ट्रीय प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव होती है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संगठनों में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता जनता द्वारा स्वीकृत होती है और राजनीतिक लक्ष्यों की सिद्धि इसी सत्ता द्वारा संभव होती है। सत्ता अपने सभी रूपों में शक्ति, प्रभाव व नेतृत्व से जुड़ी होती है। इसीलिए प्रोफेसर बीच ने कहा है कि दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। हेनरी फियोल ने कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। थियो हेमन ने इसे परिभाषित किया है और कहा है कि सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को कार्य करने का आदेश दिया जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है और आदेश का उल्लंघन करने पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधक उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। साथ ही उसे जरूरत पड़ने पर कार्य से पृथक भी किया जा सकता है। तो सत्ता के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचारों से उसे समृद्ध किया और परिभाषित करके ये समझाने का प्रयास किया कि सत्ता कोई एक चीज नहीं है। सत्ता आदेश निर्देश देने की एक प्रक्रिया है जिसमें उच्च और अधीनस्थ का संबंध होता है। उच्च अधिकारी आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं और जो अधीनस्थ होते हैं उन्हें उन कार्यों को पूर्ण करना होता है। तो ये समस्त कार्यों में एक प्रकार की व्यवस्था है, एक प्रकार का अनुशासन है और एक प्रकार का आदेश निर्देश औचित्यपूर्णता और प्रभाव को मिलाकर एक समन्वित प्रयास को ही हम सत्ता का नाम दे सकते हैं। तो ये जो सत्ता है, इस सत्ता की प्रकृति क्या है कि किस नेचर की होती है सत्ता, इसे अब हमें समझना है कि सत्ता जो दिखाई देती है हमें, तो सत्ता की प्रकृति क्या होती है और किस रूप से इसको समझा जा सकता है। तो सत्ता की प्रकृति को प्रोफेसर बीच ने दो सिद्धांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और वो दो सिद्धांत हैं औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृति सिद्धांत। तो प्रोफेसर बीच ने
दो सिद्धांतों के माध्यम से सत्ता की प्रकृति को समझाया है। तो बारी बारी से एक एक सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। औपचारिक सत्ता सिद्धांत में जो भी कार्य करता है वो एक संगठित रूप में रहते हैं। तो जब हम एक संगठन की बात करते हैं तो औपचारिक सत्ता सिद्धांत में एक संगठन होता है जिसमें उच्चता और निम्नता का भान होता है। और ये उच्चता और निम्नता का भान होने पर ही तो धारा प्रवाह जो होती है आदेशों और निर्देशों की, वो उच्च से लेकर निम्न तक धीरे धीरे एक पद सोपान के रूप में आती है। जैसे हम राष्ट्रपति से बात करते हैं कि राष्ट्रपति से लेकर निम्न प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों तक जो आदेश निर्देश पहुंचते हैं वो एक पद सोपान के द्वारा ही पहुंचते हैं, जिसमें धारा प्रवाह सदा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। और इस धारा प्रवाह में औचित्यपूर्ण शक्ति होती है कि जैसे हम बात करते हैं एक बस कंडक्टर की, तो बस कंडक्टर के पास ये अधिकार है उस समय जब आप बस में बैठे हुए हैं कि यदि आपके पास टिकट नहीं है तो वो उस शक्ति के द्वारा जो औचित्यपूर्ण शक्ति उसे प्राप्त है उसके अनुसार वो आपको बस से उतार सकता है। कभी भी आपको बस से उतार सकता है जब उसने चेक किया है। तो एक औचित्यपूर्ण शक्ति होती है, किसमें? सत्ता में औचित्यपूर्ण शक्ति का होना आवश्यक है। और इस औचित्यपूर्ण शक्ति में आज्ञा पालन, अधीनस्थों के द्वारा आज्ञा पालन भी आवश्यक है कि जो ऊपर से आदेश मिले हैं उसे अधीनस्थ अवश्य रूप में, आवश्यक रूप में उसे मानेगा। तो उच्चता और निम्नता के साथ साथ आदेश निर्देश की जो प्रवृत्ति है वो भी आवश्यक रूप से मान्य होती है। सत्ता के इस रूप में जब हम देखते हैं तो क्या हमेशा आदेश निर्देश ऊपर से नीचे तक आते जाते हैं और इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता? तो इसके लिए कहा जाता है कि अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। कि जब कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने कार्यों से विमुख हो जाता है तो जनता ही वो निश्चित करती है कि अमुक अधिकारी को रखा जाए या फिर हटाया जाए। तो इस प्रकार से इस औपचारिक सत्ता सिद्धांत में जो ये शक्तियां मौजूद हैं, इससे हमें मालूम होता है कि क्या है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। कुछ किताबी रूप में जो प्रोफेसर बीच ने इसको हम समझाया है उसे हम पढ़ते हैं। इसे शासन का जादू भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की जो व्यक्तिगत श्रेष्ठता होती है वो कहीं अलग होती है। और शासन का जादू कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपर वाला उच्च अधिकारी उसे आदेश दे रहा है वो बुद्धि में निम्न अधिकारी से श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन आदेश देने का अधिकार उच्च अधिकारी को है। इसलिए वह निम्न अधिकारी को जो बुद्धि और क्षमता और योग्यताओं में कहीं उससे बेहतर है, लेकिन उसे उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। और यही है शासन का जादू। इसे शासन का जादू कहा जाता है इस सिद्धांत में। तो ये श्रेष्ठता का जो भान है इस औपचारिक सत्ता सिद्धांत में कैसे होता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कि यह सर्वोच्च कानून द्वारा प्रदत्त सत्ता सिद्धांत है। यहाँ सत्ता को आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है और सत्ता का प्रवाह सदैव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं एवं संगठनों में विशिष्ट एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है, जिसमें सत्ता में पदक्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। संगठन और व्यवस्था की अंतर्निहित शक्ति उसे कार्यशील प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत श्रेष्ठता में बदलाव आ ही जाता है। मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है। एक व्यक्ति जो आदेश देता है वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान व श्रेष्ठ न हो, लेकिन उसे आदेश निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है तो वह सदैव उच्च ही बना रहता है।
अधीनस्थों को उसकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक होता है और प्रजातंत्र में सर्वोच्च श्रद्धा सिद्धांत निहित है कि उपरोक्त जानकारियों से हमें हासिल होता है, हमें ज्ञात होता है कि वर्तमान में प्रजातंत्र में औपचारिक सत्ता सिद्धांत मौजूद है और इन समस्त कार्यवाहियों के द्वारा ये हमें ज्ञात होता है। अगला सिद्धांत है स्वीकृति सिद्धांत। इस स्वीकृति सिद्धांत को भी प्रोफेसर बीच ने ही प्रतिपादित किया है और इस प्रतिपादन में उन्होंने स्वीकृति शब्द का प्रयोग किया है। स्वीकृति शब्द का अर्थ ये होता है कि जो भी आदेश उच्च अधिकारी के द्वारा दिए गए हैं उन्हें अधीनस्थ स्वीकार कर लेता है कि जब तक अधीनस्थों की स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक उस आदेश का फ्लो बहता नहीं है। तो वो जो फ्लो आना चाहिए, जो अधीनस्थ आदेशों को माने और उससे आगे उसे पहुंचाए, तब तक ये अधीनस्थों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, तब तक वो कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। इस स्वीकृति सिद्धांत को अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी सिद्धांत माना जाता है। ये अधिक व्यवहारिक है, अधिक यथार्थवादी है। क्यों यथार्थवादी है? क्योंकि इस सिद्धांत में जो भी अधीनस्थ होता है वो अपनी योग्यता, क्षमता व समझ से प्रत्येक कार्य को समझता है और उसके बाद में अपनी स्वीकृति उसमें शामिल करके उस कार्य को आगे बढ़ाता है। वो ये समझकर कि इस कार्य को करना है या नहीं करना है और करना है तो किस फेरबदल से करना है, ये सारी की सारी बातें वो स्वीकृति के अंतर्गत समझता है और समझने के बाद यदि उसके मन से वो स्वीकार्य होता है तभी उस कार्य को वो आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रोफेसर बीच ने इसी सिद्धांत को स्वीकृति सिद्धांत का नाम दिया है। पढ़ते हैं क्या है स्वीकृति सिद्धांत। व्यवहारिक यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश देने का अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। सत्ता तभी प्रभावी होती है जब अधीनस्थ आदेशों को मानेगा या अपनी स्वीकृति देगा। जब अधीनस्थ अपनी योग्यता और अपनी समझ के दायरों में आदेश को स्वीकार कर लेता है तो यह स्वीकृति सिद्धांत बन जाता है कि आदेश निर्देश जब दिए जाते हैं और उन आदेशों में जब स्वीकृति साथ मिल जाती है तो यह बात स्वीकृति सिद्धांत के रूप में सामने आती है। तो यह स्वीकृति सिद्धांत अधीनस्थों की स्वीकृति है जिसे वो अपनी योग्यता और समझ के हिसाब से समझते हैं और यही समझ उस कार्य को करने के लिए स्वीकार्य होती है। तो इस तरीके से आज हमने जो पढ़ा सत्ता और उसके सत्ता की प्रकृति में प्रोफेसर बीच के जो दो सिद्धांत पढ़े, जो अपने नाम से ही अपनी पूर्ण कार्यवाहियों को समझाते हैं। औपचारिक सत्ता सिद्धांत का अर्थ है सत्ता द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रतिपादन या निष्पादन, और दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत जिसमें अधीनस्थों की स्वीकृति अति आवश्यक होती है। तो इस तरीके से सत्ता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में रहती है राजनीति में। तो इस राजनीतिक प्रवाह को बढ़ाने के लिए सत्ता की भूमिका प्रथम दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण रहती है।